वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आपके सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू हम लोग धीरे धीरे समाप्त करेंगे। हमने ज्योग्राफी और पैरेलल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू हम पैरेलल में चला रहे हैं और कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। उत्तराखंड को आज हमने कंप्लीट कर दिया है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और अन्य चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो आज हम बायोलॉजी का एक एमसीक्यू लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो सबसे पहले क्या था कि हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं, अब इन टॉपिक में हम लोग लगभग 38 क्वेश्चन हम समाप्त करेंगे, जिसमें जीवों का वर्गीकरण और कोशिका विज्ञान संबंधी प्रश्न रहेंगे। तो ठीक है, बिना समय व्यर्थ करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आपके सहयोग के लिए पहले से ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है आपका पहला क्वेश्चन। लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो लवणीय जल में उगने वाले पौधों को आप कहा जाता है हेलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, हेलोफाइट्स कहा जाता है। ओके, ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम कुछ अन्य एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो वो बेसिकली पूरा जल में ही उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ठीक है, देखो लवणीय जल और इन दोनों फर्क होता है। ठीक है, लवणीय जल वाले हेलोफाइट्स हो जाएंगे और हाइड्रोफाइट जल में उगने वाले पौधे हो गए। ओके, जो थैलोफाइट्स में आते हैं ये आपके कवक, शैवाल, लाइकेन आदि थैलोफाइट्स में काउंट किए जाते हैं। मीजोफाइट का संबंध होता है आपका बेसिकली जैसे जो सदाबहार पर्णपाती वन है, जिनको वर्षा की भरपूर मात्रा मिलती है, उस प्रकार के वनों में मीजोफाइट्स आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला प्रश्न। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आरएच फैक्टर नाम का आधार है, तो आरएच फैक्टर जो आपका इसका आधार हो जाएगा ये है रिसस जो बंदर है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये यूकेपीएससी लोअर पी से 2016 का प्रश्न आ चुका है ये। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, मोस्टली जो पक्षी होते हैं वो अपना ऊपरी जबड़ा नहीं हिला पाते, वो जनरली सबका निचला वाला जबड़ा ही उससे वो अपना कार्य करते हैं, जो भी खाने का या कुतरने का जो भी होता है वो निचले जबड़े से करते हैं। लेकिन इनमें से एक पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। तो आपने तोते की चोंच जो देखी होगी ना, ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये तोता ही ऐसा पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बनते हैं। मैमथ पूर्वज किसके थे? जो मैमथ किसके पूर्वज थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैमथ थे आपके हाथी के पूर्वज थे, हाथी के पूर्वज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक कीट नहीं है? ठीक है, इनमें देखिए आप कौन सा कीट नहीं है। मच्छर भी कीट की श्रेणी में आता है, घरेलू भी कीट की श्रेणी में आता है, खटमल भी कीट की श्रेणी में आता है, लेकिन इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका मकड़ी। मकड़ी जो है आपका कीट की श्रेणी में नहीं आता है। ओके, पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक या अवयव हैं, जो कि सिस्टम है उसका दो मुख्य घटक हैं। देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है वो जैविक और अजैविक तत्वों के सम्मेलन से बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैविक और अजैविक। ठीक है, तो ये तो हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये इन प्रश्नों का जो लेवल है या आपके लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो ये जरूर आपका सहयोग बहुत चाहिए, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा अगर आप इस तरह के आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सभी पक्षियों के लिए सही है? ठीक है, सभी पक्षियों के लिए सही है। हर पक्षी में कोई ना कोई विशेषता होती है, परंतु सभी पक्षियों के लिए सही है। ये प्रश्न आपका यूकेपीएससी ग्रुप सी में 2015 में आया हुआ है। तो चलिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दंत नहीं होते और लाल रक्त कणिकाओं के केंद्रक नहीं होता, ये सभी पक्षियों के लिए सही है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है। यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। जो यीस्ट होता है वो किस चीज़ का महत्वपूर्ण स्रोत होता है? वो प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, ओके। शर्करा वगैरह आप देखते हैं, जैसे आपका आलू में हो गया, शकरकंद में शर्करा महत्वपूर्ण स्रोत होता है, विटामिन सी खट्टे फलों में होता है। ठीक है, इस तरह के आपको पढ़ के चलना है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत बीज रहित संवहनीय पादप सम्मिलित होते हैं? ठीक है, जिन पादपों में बीज के द्वारा उनकी उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है, और एक दूसरे संवहन करके इनका आगे इनका जो क्या कहते हैं बढ़ता है, इनकी वृद्धि होती है, वो किस प्रकार के सम्मिलित होते हैं? इनमें क्या मतलब, इसमें जो ऑप्शन में क्या आशा है, जो बीज रहित संवहनीय पादप कहलाते हैं? तो जो आपका टेरिडोफाइटा होता है ना, इनको बीज रहित संवहनीय पादप कहा जाता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, सैक्या लाइकेन का प्रकाश संश्लेषी सहजीवी प्राय होता है। तो लाइकेन का ना एक सहजीवी होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूरा शैवाल या भूरी शैवाल जो होता है इसका सहजीवी होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में इसकी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में ना आया हो और आने वाले एग्जाम में उनकी संभावना बनेगी। अभी आने वाले एग्जाम में संभावना के तौर पे भी लास्ट में कुछ प्रश्न रखे गए हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है? ये जैसे यूकेपीएससी या पर पीसीएस इस लोअर पीसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। वनडे एग्जाम में इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, परंतु हम किसी भी क्वेश्चन को पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर एग्जाम में आता है, बट वो बन ही जाता है किसी न किसी प्रकार से, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए क्या कहता है, होमो इरेक्टस की एशियाई उत्पत्ति थी, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन की ऑस्ट्रेलियन उत्पत्ति थी, ये भी गलत है। होमो सैपियंस की उत्पत्ति यूरोप से हुई थी, ये भी गलत है। होमो सैपियंस की जो उत्पत्ति थी वो अफ्रीका से हुई थी, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन डी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जीवित जीवाश्म माना जाता है, ठीक है। तो जीवित जीवाश्म में जो होता है, आपने इसका सही उत्तर वैसे हो जाएगा स्फिनोडॉन। तो ये क्या है कि एक ना, जैसे आप मान के चलिए, जैसे छिपकली का जो एक अपर वर्जन होता है आपका, वो उसी की तरह एक प्राणी होता है, ठीक है। जैसे तुतुरा कहा जाता है, तुतारा ये न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला सरीसृप है। मतलब जैसे गिरगिट होती है ना, गिरगिट जैसा ही एक प्राणी होता है, ठीक है। तो उसी के प्रकार का इसको तोतारा कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि जीवित जीवाश्म को क्यों माना जाता है, क्योंकि ये अपने पूर्वजों से ही मिलते जुलते हैं, ठीक है, और इनमें लुप्त नहीं हुए, जो उनके पूर्वजों के जो गुण हैं ना, इनमें लुप्त नहीं हुए, इसलिए ये इनको रखा जाता है, स्पिनोडॉन में रखा जाता है और जीवित जीवाश्म इनको माना जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पिनोडॉन में, ठीक है। ओके, ठीक है, जितना मेरे को टाइम मिल रहा है उतना कम समय आपको स्पेंड करते जा रहा हूँ, ठीक है। समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा ज़्यादा, तो आप प्लीज़ इसको कोऑपरेट करके चलिएगा, ठीक है। जब आपने ब्रीफ डिस्कशन में क्लास चलेगी तो आपका चैप्टर वाइज क्लास भी चलेगी, क्लास चलने के बाद फिर आपका एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको सहयोग देना पड़ेगा पूरी तरह से, ठीक है। किस पादप समूह को पादप जगत का उभयचारी एम्फीबियन कहा जाता है, ठीक है। पादप जगत का उभयचरी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रायोफाइट्स को, ठीक है, जो मतलब उभयचरी कहता है, जल में भी और थल में भी उगने वाले पौधे। पादपों के वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो प्रतिपादित किया था, ये कैर्लोस लिनियस ने प्रतिपादित इसको किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? जो अनावर्त बीजी होता है, ठीक है, उसमें कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? उसमें जो अनुपस्थित होता है वो होता है बीजांड, ठीक है, बीजांड उसमें अनुपस्थित होता है। ओके, ये तो आपको बहुत कॉमन, आपको पता ही होगा। कौन सी फमफूद डबल रोटी पर उगती है? तो इसमें जो आपका ये होता है खमीर जो है ये आपकी डबल रोटी पर उगती है। देखिए ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है? बहुत बार आपने पढ़ा होगा ऑन्कोलॉजी, अलग अलग प्रकार के आपको देखा होगा, ठीक है। तो इसका संबंध जो है कैंसर से होता है, ठीक है, इसका संबंध जो आपका कैंसर से हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार आप अन्य एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एपीकल्चर हो गया, इसका संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? और आपने देखा होगा एनाटॉमी का संबंध किससे है? एनाटॉमी का शरीर विज्ञान से संबंध है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? तो हाइड्रोपोनिक्स खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंध होता है, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। अब एक आता है कीटों का अध्ययन से, ठीक है। तो कीटों का अध्ययन से किसको संबंधित होता है? आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। न्यूरोलॉजी आपने सुना होगा, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क विज्ञान संबंधित है, ठीक है। और ऑन्कोलॉजी समझा होगा, जो ऑन्कोलॉजी हमारा ये ऑप्शन में आ रखा है कैंसर का, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ओके, कीटों का अध्ययन कहलाता है एनाटोमियोलॉजी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? जो डॉल्फिन है वो किस वर्ग का उदाहरण है? क्या ये एम्बीफिया का उदाहरण है, ठीक है? क्या यह एबीज पक्षी का उदाहरण है, ठीक है? क्या आपका ये जो उदाहरण है आपका स्तनधारी का उदाहरण है, मत्स्य का उदाहरण है? तो डॉल्फिन जो है ना हमेशा स्तनधारी के अंदर इसको काउंट किया जाता है। चलिए, डॉक्टर सलीम अली एक विख्यात क्या थे? तो डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे, विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे।
मछलियों में सामान्य श्वसन होता है, क्लास 10th का क्वेश्चन है गलफड़ो द्वारा। निम्नलिखित में किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? ठीक है, तो ये जो आपका ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV, ठीक है, देने का जो निर्णय लिया गया है, ये पोलियो के लिए दिया गया है, मतलब निर्णय लिया गया सरकार द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन, पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक हैं। ठीक है, ये देखो किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये संभावित प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके संभावित प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अजोला। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन जो आपका कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक ट्रांसजेनिक चावल जिसकी किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे प्रश्न थे संबंधित कुछ जीव और उनका वर्गीकरण। अब हम कुछ कोशिका विज्ञान से संबंधित प्रश्न लेकर चलते हैं। तो हम एक साथ लगभग 2-2 चैप्टर को लेकर चल रहे हैं, ताकि आपका कुछ भाग जो बायोलॉजी का आपके पटवारी एग्जाम से पहले खत्म हो जाए। बाकी आगे की तो आप चिंता ही छोड़ दीजिए, फिर तो आपको डीपली क्लास चलेगी, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका विज्ञान को। ठीक है, तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहा जाता है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, जीन क्या है? DNA का एक भाग है, DNA और हिस्टोरिन का एक भाग है, DNA RNA का हिस्टोरिन भाग है, ये उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जीन जो होता है ये DNA का एक भाग होता है। ठीक है, DNA का ही एक भाग होता है जिसे जीन कहा जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन, DNA में क्या नहीं पाया जाता? गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल। तो DNA में जो होता है यूरेसिल नहीं पाया जाता, गुआनिन और एडेनिन दोनों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, DNA में उपस्थित 2 पिरामिडीन क्षारक क्या होते हैं? ठीक है, 2 पिरामिडीन क्षारक क्या होते हैं? तो ये जो आपका क्षारक होते हैं ये होते हैं आपका साइटोसिन और थाइमिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संरचना पादप व जंतु कोशिका में समान रूप से पाई जाती है? जंतु कोशिका में भी समान रूप से पाई जाएगी और पादप कोशिका में समान रूप से पाई जाएगी। तो वो क्या होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोनों में समान रूप से पाया जाता है। चलिए, अच्छा, जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, हरित लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्लास 10th का फिर से क्वेश्चन है, कौन जीवन की बहुत आधारभूत इकाई है? ठीक है, कोशिका। ठीक है, इसको कहा जाता है। जंतुओं एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ये है आपका PCS लेवल का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। दूसरा है, आनुवंशिक पदार्थ DNA केंद्रक के गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। तो इनमें कौन से सत्य हैं? तो आपके ये दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है और आनुवंशिक पदार्थ DNA केंद्रक के गुणसूत्र में उपस्थित होता है। ठीक है, तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में या दोनों में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों में मिलते हैं झिल्ली रहित राइबोसोम। ठीक है, इन जो दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि दोनों में राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस किस में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो जो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नीलहरित शैवाल में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और जीवाणु में पाई जाती है, इनमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का B। चलिए, अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोश की ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होती है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। और इसलिए शक्ति ग्रह कहा जाता है क्योंकि ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? कथन सही है, कारण भी सही है, तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। ओके, अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किन लवक द्वारा संचित किया जाता है? तो ये सिंपल सा आपको पता है, हरित लवक द्वारा संचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो होता है राइबोसोम में। ठीक है, चलिए,
अगला क्वेश्चन, जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जो जैविक कोशिका होती है उसमें किस चीज़ अनुपस्थित होता है, मतलब जंतु कोशिका की बात कर रहा है, तो उसमें क्या अनुपस्थित होता है? ठीक है, तो इसमें जो आपका अनुपस्थित होता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कुछ अच्छा प्रश्न है आपका कथन करण वाला। कोशिका भित्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कवक एवं पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव संरचना है। दूसरा कथन क्या है? पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो इनमें कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो आपके ये दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, दोनों में ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, तो लास्ट प्रश्न आज बायोलॉजी की क्लास का या आप समझ लीजिए सेशन का। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं किस बॉन्ड से बंधी होती हैं? कार्बन बॉन्ड से, ऑक्सीजन बॉन्ड से, नाइट्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से? तो जो डीएनए की कोशिका होती है वो हमेशा क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये आज की हमारी बायोलॉजी की क्लास थी। ठीक है, इस क्लास में हम लोगों ने लगभग 38 प्रश्न सॉल्व किए, और अगला जो हमारा चैप्टर हम उसको लेके चलेंगे वो हो जाएगा आपका ऊतक का। ठीक है, ऊतक को लेके चलेंगे, और अगर एक ऊतक में ज़्यादा प्रश्न नहीं हुए तो हम साथ ही साथ कोई ना कोई एक चैप्टर और साथ में हम लोग इंक्लूड, जैसे पोषण या पाचन तंत्र, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो धीरे धीरे आपका सारा संबंध हो जाएगा। तो आप इतने क्वेश्चन बन करके जाइए, और आपको जो आपका आगामी एग्जाम है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। आप अपना टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सअप ग्रुप भी है उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको सारे स्टडी से संबंधित मटेरियल पीडीएफ आराम से आप इसको प्रिंट करके निकाल के अपने पास रख सकते हैं, और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी थोड़ी देर में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, और इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटी भी साथ में अपलोड होती रहेगी। आज जो हमारा टारगेट है लगभग 5 वीडियोज़ अपलोड करने का टारगेट है अलग अलग सब्जेक्ट की। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।